देखो इस वन शॉट के अंदर सारे इंपॉर्टेंट, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो जो आप छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आपको करना ही करना है। ठीक है, वन शॉट ही इसलिए बनाया गया है। अगली चीज क्या होती है, पेपर में बहुत पूछता है, ये यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन पूछता है। आपने क्लास को एंड तक नहीं देखा, क्लास को स्किप कर करके देखा तो नुकसान है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, मैं चाहता तो आपको एक बता के ओम इनवर्स वन होता है चला जाता, नहीं, आपके लिए हर एक चीज वन शॉट में प्रिपेयर की गई है, चीजों को देखा गया है, पेपर में क्वेश्चन आया है, कभी कभार मोहो साइमन इस प्रकार से पूछ लिया है और आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, वहां पर 1 मोल लिया था, ठीक है, यहाँ पर 1 ग्राम तुल्यांक लिया है, इतना डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, क्षेत्रफल के 1/a लिख दिया तो इसका मतलब ये व्यस्कोमानुपाती में आ गया। अगर मैं यहाँ पर ये हटाकर केवल a लिख देता तो ये क्षेत्रफल के समानुपाती हो जाता। अगर मैंने यहाँ पर 1/a लिख दिया तो ये व्यस्कोमानुपाती हो गया। अगर मैं यहाँ पर 1/l लिख देता तो ये लंबाई के व्यस्कोमानुपाती हो जाता। आपको ये चीजें क्या रखनी है, याद रखनी है, ध्यान रखनी है, समानुपाती, व्यस्कोमानुपाती, इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। ये आपका विद्युत रसायन वाले चैप्टर का वन शॉट होने वाला है। आज की जो क्लास है उसको पूरा एंड तक देखने के बाद जो आपका विद्युत रसायन वाला चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या फिर आप कह सकते हो जो जो आपके पेपर में आने वाला है उसको छाट कर, काफी रिसर्च, काफी मेहनत, काफी पेपर, काफी अनसॉल्व में से देखने के बाद यहाँ पर उन चीजों को नोट किया गया है। आपके लिए अलग अलग चार्ट्स बनाए गए हैं जो कि धीरे धीरे यहाँ पर आते जाएंगे और चीजें आपकी आसान होती जाएंगी और साथ ही साथ में चीजें आपको याद होती जाएंगी। इससे पहले हम लोगों ने विलियन वाले चैप्टर को कवर किया था और आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, वैद्युत रसायन को कवर कर रहे हैं जो कि आपका दूसरा चैप्टर है और इसका थ्योरी वाला पोर्शन सारा कंप्लीट है। इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। इसको आपको क्या करना है, साथ में पढ़ते जाना है, चीजों को समझते जाना है और याद करते जाना है। ठीक है, याद तो मैं करवा ही दूंगा, नो टेंशन। ठीक है, तो देखो क्या होता है प्रतिरोध। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका प्रतिरोध। हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और एकदम एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला आपका टॉपिक है प्रतिरोध। तो देखो क्या होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब ही क्या है, रोध, रोध, रोध यानी कि कोई रुकावट, कोई बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे कारक जो कि विद्युत धारा का जो मार्ग है उसमें क्या पैदा करते हैं, कोई रुकावट, कोई बाधा उत्पन्न करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और जो प्रतिरोध होता है उसको कैपिटल आर से दर्शाती हैं। किससे दर्शाती हैं, कैपिटल आर से दर्शाती हैं। क्या होता है प्रतिरोध, वैद्युत धारा के मार्ग में, किसके मार्ग में, वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसको कैपिटल आर से दर्शाते हैं। ठीक है, कैपिटल आर इज इक्वल टू होता है रो इंटू में ए अपॉन में एल, सॉरी रो इंटू में एल अपॉन में ए। क्या होता है, रो इंटू में एल अपॉन में ए। अब आप कहोगे ये रो क्या होता है, तो देखो ये पी होता है, इसको थोड़ा ऐसे बना दिया तो इसको रो बोलते हैं। रो क्या है हम आगे समझेंगे, ये फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, कब आया, हर एक चीज को आगे समझेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, तो अभी इतना समझो, कितना समझो कि आर इज इक्वल टू होता है रो इंटू में ए अपॉन में एल। क्या होता है, आर इज इक्वल टू होता है रो इंटू में एल अपॉन में ए। ये क्या है, आपका प्रतिरोध है। क्या है, आपका प्रतिरोध है। जो आपका प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है, तो आपका जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक होता है ओम। ठीक है, ओम को ऐसे लिखो, चाहे ओम को ऐसे लिखो। ठीक है ना, ये ओम को दर्शाने की चीज है। ओम ये होता है, क्या होता है आपका, ये ओम होता है। क्या होता है, ओम आपके प्रतिरोध का मात्रक होता है। क्या होता है, मात्रक होता है। अगली चीज क्या होती है, पेपर में बहुत पूछता है, ये यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन पूछता है। आपने क्लास को एंड तक नहीं देखा, क्लास को स्किप कर करके देखा तो नुकसान है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो आपका प्रतिरोध होता है वो जो लंबाई होती है, क्या होती है, लंबाई होती है, वो लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्यस्कोमानुपाती होता है। अब ये क्या होता है, तो समझो, देखो जो आपका आर होता है यानी कि प्रतिरोध होता है समानुपाती होता है किसके, एल के। यानी कि अगर आपका जो एल है यानी कि जो लंबाई है, लंबाई बढ़ेगी तो आपका प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, लंबाई अगर कम होगी तो प्रतिरोध भी आपका कम होगा। समझ रहे हो, समानुपाती है, किसके समानुपाती है, लंबाई के समानुपाती है। अगली चीज, अगला क्या है, अगला कारक क्या है, तो जो आपका प्रतिरोध होता है वो आपके क्षेत्रफल के व्यस्कोमानुपाती होता है। क्या होता है, व्यस्कोमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है आर व्यस्कोमानुपाती क्षेत्रफल के। 1/a लिख दिया तो इसका मतलब ये व्यस्कोमानुपाती में आ गया। अगर मैं यहाँ पर ये हटाकर केवल a लिख देता तो ये क्षेत्रफल के समानुपाती हो जाता। अगर मैंने यहाँ पर 1/a लिख दिया तो ये व्यस्कोमानुपाती हो गया। अगर मैं यहाँ पर 1/l लिख देता तो ये लंबाई के व्यस्कोमानुपाती हो जाता। आपको ये चीजें क्या रखनी है, याद रखनी है, ध्यान रखनी है, समानुपाती, व्यस्कोमानुपाती, इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, आर व्यस्कोमानुपाती ए, यानी कि जो आपका क्षेत्रफल है वो आप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है ना, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगली चीज, अगर जो आपका जो क्षेत्रफल है वो घटेगा,
क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा था, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध कम होगा। यहाँ पर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये दो आपको कारक हैं जो याद रखने इंपोर्टेंट है। तो यहीं पर आपका समाप्त हो जाता है कि क्या होता है प्रतिरोध। बताओ क्या होता है, एक बार और दोहराओ, बताओ। अरे वन शॉट है, चीजों को याद करते हुए चलना है, ठीक है। कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई भी संशय नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या होता है प्रतिरोध। अरे जो वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न कर देता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसको कैपिटल आर से दर्शाते हैं। कैपिटल आर इज इक्वल टू रो इनटू में एल अपॉन में ए होता है। ये क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि एल के समानुपाती होता है, और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। ओम को ऐसे करके लिख देते हैं, ये ओम होता है। बस ये क्या हो गया, आपका प्रतिरोध हो गया। अगली चीज आपकी आती है, क्या होता है, चालकत्व, ठीक है। चालकत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो आपका प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध का जो उल्टा है, समझ रहे हो, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्पन्न, ठीक है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ठीक है। जो आपके प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है उसी को चालकत्व कहते हैं, और चालकत्व को कैपिटल सी से दर्शाते हैं। प्रतिरोध को कैपिटल आर से दर्शाया था, चालकत्व को कैपिटल सी से दर्शा दिया। कैपिटल सी इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर। ये क्या है, आपका चालकत्व है। ये क्या है, चालकत्व है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। यानी कि C इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर, ये क्या है, चालकत्व है। ये क्या है, चालकत्व, तो ये प्रतिरोध का उल्टा है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो जो आपका चालकत्व है उसका मात्रक क्या होगा, आप ही बताओ। प्रतिरोध का मात्रक ओम था, चालकत्व का मात्रक क्या होगा, चालकत्व का मात्रक होता है ओम इनवर्स 1। क्या होता है, ओम इनवर्स 1, ठीक है। अब आप बहुत ही ज्यादा काम की चीज, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल चीज आपके लिए, ध्यान से सुनना। देखो जो आपका चालकत्व होता है उसका मात्रक मैंने क्या बताया, ओम इनवर्स 1 होता है। अब इस ओम इनवर्स 1 को आप कई प्रकार से लिख सकते हो। देखो आप इस ओम इनवर्स 1 को कई प्रकार से लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिखो। अब इस ओम इनवर्स 1 को एक चीज और कहते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हो, मोह। मोह, ये मोह क्या होता है, यह भी मात्रक है किसका, आपके चालकत्व का। इसको MHO इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है ना। या फिर एक और चीज हो सकती है, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो। किस प्रकार से, इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि इनको आप कई प्रकार से लिख सकते हो, और पेपर में कई प्रकार से मात्रक पूछ सकता है किसका, चालकत्व का। आपको पता होना चाहिए, चाहे मोह कहो, चाहे साइमन कहो, चाहे ओम इनवर्स 1 कहो, चाहे आप ओम इनवर्स 1 ऐसे लिखा है, चाहे आप ओम इनवर्स 1 ऐसे लिख दो, ठीक है ना। तो ये सब क्या है आपके, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके चालकत्व के मात्रक हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैं चाहता तो आपको एक बता के ओम इनवर्स 1 होता है चला जाता, नहीं। आपके लिए हर एक चीज वन शॉट में प्रिपेयर की गई है, चीजों को देखा गया है, पेपर में क्वेश्चन आया है। कभी कभार मोह, साइमन इस प्रकार से पूछ लिया है और आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये सब क्या है, आपके चालकत्व के मात्रक हैं, बात खत्म। अगली चीज आपकी आ जाती है विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा, प्रतिरोध पढ़ा, चालकत्व पढ़ा, अब पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकत्व। अब समझो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। मान लो कोई एकांक लंबाई का कोई एक तार है, क्या है, एकांक लंबाई का कोई एक तार है, ठीक है। ये क्या है, कोई एक तार है। अब इस तार में क्या होगा, देखो किसी पदार्थ में एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, यानी कि जो तार है इसकी एकांक अनुप्रस्थ काट वाले तथा एकांक लंबाई वाले, इसकी लंबाई कितनी है, L है। अब इसकी लंबाई आप मीटर में भी लिख सकते हो या सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो, वो जैसा पेपर में दिया हो या जैसा भी हो, आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हो, दोनों ही चीजें सेम है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई वाले लंबाई के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी कि इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कह सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। और जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसको किससे दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं। अब थोड़ी चीजें कनेक्ट होंगी। हमने पहले क्या पढ़ा, प्रतिरोध पढ़ा, प्रतिरोध में कहीं ना कहीं रो आया था, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, हमने क्या किया था पहले, R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू आपका होता है रो इंटू में ए, ओ इंटू में एल अपॉन में ए, क्या होता है, इंटू में एल अपॉन में ए। ये क्या होता है, आपका प्रतिरोध होता है। अगर हम इस रो को उठा के यहाँ लिख दें, यानी कि रो को आगे ले आए, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा आर यहाँ चला जाएगा, आर ए इंटू में ए अपॉन R इंटू में L अपॉन में A हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से हो जाएगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन इंटू में L अपॉन में L। तो ये क्या है आपका, ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। और जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है इसका मात्रक क्या होता है, तो देखो आपका जो R है यानी कि प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आपका जो
एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, या फिर आप सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। और जो आपका नीचे दे रखा है लंबाई, उसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अब यहाँ पर मीटर स्क्वायर और मीटर, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, कट जाएगा आपस में, तो 1 मीटर रह जाएगा, केवल मीटर रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओम मीटर। क्या हो जाएगा, आपके विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर आपके विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा। अगली चीज क्या होती है, अगली चीज होती है ओम सेंटीमीटर, या फिर आप ओम सेंटीमीटर भी कह सकते हो, ठीक है। अगर आपने इस तार को जो हमने लिया है इसको अगर आप सेंटीमीटर में लोगे तो सेंटीमीटर मानोगे, मीटर में लोगे तो मीटर मानोगे। तो ओम मीटर कहो चाहे ओम सेंटीमीटर कहो, आपके पेपर में जो दिया हो, सवाल में जो दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। वरना दोनों चीजें सही है। तो ये आपका क्या हो जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो जाता है। और विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल, ठीक है। अगली चीज आपकी होती है, क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व, ठीक है। तो जो आपका विशिष्ट चालकत्व होता है वो क्या होता है, आपके विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है, ठीक है। चालकत्व प्रतिरोध का उल्टा, विशिष्ट चालकत्व विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। और जो आपका विशिष्ट चालकत्व होता है उसको हम किससे दर्शाते हैं, उसको दर्शाते हैं कप्पा से। अब ये कप्पा क्या होता है, अगर आप इस प्रकार से बनाओगे तो उसे के कहेंगे, इस प्रकार से थोड़ा और बना दिया उसे कप्पा कह दिया, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उसको कप्पा से दर्शाते हैं, ठीक है। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या कह देंगे हम, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन में रो कह देंगे। तो कि रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टे को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। और जो आपका विशिष्ट चालकत्व है उसका मात्रक क्या होता है, तो देखो जो आपका विशिष्ट चालकत्व होता है उसका मात्रक होता है या फिर मोह मीटर इनवर्स 1, ठीक है, या फिर साइमन इनवर्स 1। मैंने आपको बताया है जो आपका ओम इनवर्स 1 है उसको साइमन भी कह सकते हो, मोह भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो ना। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। अब यहीं पर अगर सेंटीमीटर दे रखा हो तो सेंटीमीटर इनवर्स 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है, विशिष्ट चालकत्व का मात्रक हो जाता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ थोड़ा समझाया क्या है, यानी कि देखो जो आपका कप्पा है वो इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन रो के। अब आप जानते हो रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू दे रखी है कितनी है, आर ए अपॉन में एल है। तो आप लिख सकते हो कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर ए अपॉन में एल। ये आपकी क्या आ गई, रो की वैल्यू आ गई। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो जो कप्पा है। अब आपको उसको किस प्रकार से लिख सकते हो, एल ऊपर चला गया, आर ए आ गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि इसको आप किस प्रकार से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाता है, विशिष्ट चालकत्व का फॉर्मूला हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो आपके नेक्स्ट टॉपिक है। अभी हमने 4 चीजों को कवर किया, प्रतिरोध, चालकत्व, फिर विशिष्ट प्रतिरोध, उसके बाद विशिष्ट चालकत्व। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और अब हम लोग समझेंगे क्या होता है सेल स्थिरांक। देखो बहुत आसान होता है। मान लो कोई एक सेल है, ठीक है। अब उस सेल में मान लो आपका 1-2 इलेक्ट्रोड हैं। कितने इलेक्ट्रोड हैं, 2 इलेक्ट्रोड हैं। एक को कैथोड कह दो, एक को एनोड कह दो, एक को धनात्मक कह दो, एक को ऋणात्मक कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो आपके 2 इलेक्ट्रोड हैं इनकी कुछ दूरी होगी, ठीक है ना, और इनका कुछ क्षेत्रफल भी होगा यानी कि एरिया भी होगा। हर एक चीज को मैंने चित्र में बनाया है, ठीक है। आपको देखने की आवश्यकता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रोड हैं, अब उनके बीच में कुछ दूरी है, कुछ उनका क्षेत्रफल है। अब जो आपका सेल स्थिरांक है उसको दर्शाते हैं एक्स से। किससे दर्शाते हैं, एक्स से। मैं धीरे धीरे डेफिनेशन पे आऊंगा, डेफिनेशन आपको पूरी रटा दूंगा, बहुत आसान है। देखो किस प्रकार से किसी सेल के, किसी भी सेल के, यानी कि कोई भी सेल है उसके जो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है और जो क्षेत्रफल है उसका जो अनुपात है उसी को क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। देखो जो आपका सेल स्थिरांक होता है वो क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और जो आपका क्षेत्रफल है उसका जो अनुपात है वही सेल स्थिरांक है। यानी कि जो आपके 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है वो कितनी है, एल है, और जो आपका क्षेत्रफल है वो कितना है, ए है। तो हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू, क्या कह सकते हैं, एल अपॉन में ए। क्योंकि मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि किसी सेल के, किसी भी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा क्षेत्रफल के अनुपात को, दूरी तथा क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक यानी कि x कहते हैं, ठीक है। और जो आपका सेल स्थिरांक होता है इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है मीटर इनवर्स 1 या फिर सेंटीमीटर इनवर्स 1। आप इसको मीटर भी कह सकते हो, सेंटीमीटर भी कह सकते हो। क्यों कह सकते हो, क्योंकि जो हमने दूरी ली है इसको आप चाहे मीटर में लो चाहे सेंटीमीटर में लो, वो आपके ऊपर है। जैसे सवाल में दे रखा हो, जैसे चीजें हो, तो इसके मात्रक आप 2 प्रकार से कह सकते हो, या तो मीटर इनवर्स 1 या सेंटीमीटर इनवर्स 1, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, मात्रक हो जाता है। अब आपकी अगली चीज आती है, क्या होता है, मोलर चालकता, ठीक है। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, ये दोनों काफी हद तक एक जैसी हैं और आसान है। तो देखो क्या होता है मोलर चालकता। देखो मैंने चित्र द्वारा समझाया है। मान लो क्या है, कोई आपका एक पात्र है, उस पात्र में आपने क्या ले लिया, कोई एक वैद्युत अपघटय ले लिया, ठीक है। जैसे मान लो आपका कोई पात्र है,
इसमें आपने क्या भर लिया, इसमें आपने वैद्युत अपघटन भर लिया, साथ में दो आपने इलेक्ट्रोड ले ली, दो आपने इलेक्ट्रोड इसमें डुबो दी, और इसमें आपने बहुत सारा वैद्युत अपघटन भर दिया। ठीक है, वैद्युत अपघटन भर दिया। ठीक है, उसकी और जो आपका वैद्युत अपघटन है उसकी जो वो है उसकी जो मोलरता है वो कितनी है, 1 मोल। कितनी मोलरता है, 1 मोल। कितनी मोलरता है, 1 मोल। ये आपको ध्यान रखनी है, यहीं से आ जाती है इंपोर्टेंट चीज। ठीक है, अब देखो क्या होता है, 1 मोल वैद्युत अपघटन वाले विलयन की चालकता को, यानी कि जो 1 मोल वैद्युत अपघटन वाला विलयन है उसी की जो चालकता है उसी को मोलर चालकता कहते हैं। और जो आपके इलेक्ट्रोड ले रखे हैं वो हमने कितने मान लिए, 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर मान लिया, इसका जो क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर मान लिया। और जो आपकी दूरी है कितनी मान ली हमने, 1 सेंटीमीटर मान ली। कितनी सेंटीमीटर मान ली, 1 सेंटीमीटर। जो इलेक्ट्रोडों के आपस में दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर है, और जो इसका जो आपका वैद्युत अपघटन है उसका वो कितना मोल है, 1 मोल है। तो आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1 मोलर सांद्रता वाले, क्या 1 मोल विद्युत अपघटन, 1 मोल वैद्युत अपघटन वाले विलयन की जो चालकता होती है, यानी कि जो 1 मोल वैद्युत अपघटन वाले जो विलयन की जो चालकता है उसी को हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। और जो आपका मोलर चालकता होता है इसको लैम्बडा एम से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, लैम्बडा एम से दर्शाते हैं। लैम्बडा एम इज इक्वल टू होता है, लैम्बडा एम इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्बडा एम इज इक्वल टू होता है कप्पा इनटू में 1000, कप्पा इनटू में 1000 अपॉन में एम। ठीक है, अब ये कप्पा क्या है, तो जो आपका कप्पा है वो विशिष्ट चालकत्व है। एम क्या है, सब जानते हैं, मोलरता है। और आपका लैम्बडा एम क्या है, इसको हम बनाते हैं, इसको लैम्बडा कहते हैं। ठीक है, तो लैम्बडा एम क्या है, लैम्बडा एम आपका मोलर चालकता है। ठीक है, तो क्या होता है मोलर चालकता, 1 मोल वैद्युत अपघटन वाले विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसको लैम्बडा एम से दर्शाते हैं। लैम्बडा एम इज इक्वल टू कप्पा इनटू में 1000 अपॉन में एम होता है। कप जो आपका कप्पा है वो क्या है, विशिष्ट चालकता है। और जो आपका वो है क्या कहते हैं, कैपिटल एम है वो क्या है, मोलरता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मात्रक क्या होगा तो समझो, इसका मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। और जैसा कि मैंने आपको बताया, साइमन को आप मोह भी कह सकते हो, ओम इनवर्स 1 भी कह सकते हो। तो फिर यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, या फिर मोह सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, आप कुछ भी कह सकते हो। क्योंकि जो आपका मोह है उसको हम ओम इनवर्स 1 भी कहते हैं, साइमन भी कहते हैं, सब एक ही बात है। तो आपका ये क्या हो जाता है, मात्रक हो जाता है। अगली चीज आपकी आती है, क्या होता है, तुल्यांक की चालकता। अब बहुत ज्यादा आसान है, बहुत सरल है, समझो इस चीज को। देखो, जो आपका मोलर चालकता है उसमें हमने क्या लिया था, 1 मोल वैद्युत अपघटन वाले। और तुल्यांक की चालकता में क्या होगा, 1 ग्राम तुल्यांक, यहाँ पर तुल्यांक ही नहीं होगा, तुल्यांक होगा। 1 ग्राम तुल्यांक जो होता है, 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघटन वाले विलयन की जो चालकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, तुल्यांक की चालकता कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हमने 1 मोल लिया था, यहाँ पर हमने 1 मोल लिया था, और हम आप जो आपका तुल्यांक की चालकता है उसमें हम क्या ले लेंगे, 1 ग्राम तुल्यांक ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 1 ग्राम तुल्यांक ले लेंगे। तो जो उसकी चालकता है वो क्या हो जाएगी, तुल्यांक की चालकता हो जाएगी। ठीक है, और जो आपका तुल्यांक की चालकता है उसको किससे दर्शाते हैं, तो आपका तुल्यांक की चालकता को लैम्बडा EQ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, लैम्बडा EQ से। आपका जो तुल्यांक की चालकता को लैम्बडा EQ से, और जो आपका मोलर चालकता है उसको लैम्बडा M से। तो लैम्बडा EQ बराबर क्या हो जाएगा, लैम्बडा EQ इज इक्वल टू होता है कप्पा इनटू में 1000, और यहाँ पर अपॉन में n आएगा। n यानी कि नॉर्मलता, वहां पर m आया था जो कि मोलरता थी, यहाँ पर n आएगा जो कि नॉर्मलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका होता है। तो यहाँ पर लैम्बडा EQ क्या है, तो तुल्यांक की चालकता है, कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता है, और जो आपका n क्या है, n आपका नॉर्मलता है। उसका मात्रक क्या होगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक। ठीक है, वहां पर हम मोल ले रहे थे, प्रति मोल, यहाँ पर क्या होगा, प्रति तुल्यांक होगा, क्योंकि हमने 1 ग्राम तुल्यांक लिया था। ठीक है, तो इतना सा डिफरेंस होता है तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता में। वहां पर 1 मोल लिया था, ठीक है, यहाँ पर 1 ग्राम तुल्यांक लिया है, इतना डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, अगली चीज आपकी आ जाती है, क्या होता है, कोलराउस का नियम। देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोलराउस का नियम। ये डेफिनेशन काफी बार पेपर में पूछी गई है, 4 नंबर में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है कोलराउस का नियम। एक वैज्ञानिक थे कोलराउस, उन्होंने एक नियम दिया, तो उस नियम में उन्होंने क्या बताया, देखो यहाँ पर क्या एक पात्र है, मान लो इस पात्र में हमने क्या भर लिया, वैद्युत अपघटन भर लिया। क्या भर लिया, वैद्युत अपघटन भर लिया। ठीक है, वैद्युत अपघटन भर लिया। अब देखो क्या होता है, कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर, अनंत का मतलब इन्फिनिटी यानी कि अनंत, अनंत का चिन्ह इस प्रकार से होता है। तो अनंत तन्यता पर किसी भी वैद्युत अपघटन की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित, यानी कि मान लो कोई वैद्युत अपघटन है, ये वैद्युत अपघटन किसका है, NaCl का है, यानी कि लवण है, सॉल्ट है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, साधारण नमक। तो NaCl का क्या है, विलयन है। तो इसमें क्या होगा, कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघटन की, ये कोई वैद्युत अपघटन है, ठीक है, तो किसी वैद्युत अपघटन की जो मोलर चालकता होती है,
किसी भी वैद्युत अपघटन, इस वैद्युत अपघटन की जो मोलर चालकता होगी, क्या होगी, मोलर चालकता, वो जो आपका विलयन है उसमें उपस्थित जो धनायन है और ऋणायन है उसकी चालकताओं के योग के बराबर होगी। समझो, जो आपका NaCl का लवण है इसमें आपका Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा, ठीक है ना। Na पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, टूट जाएगा, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जो आपका वैद्युत अपघटन है, ठीक है, अब इसकी जो मोलर चालकता है वो वैद्युत अपघटन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की जो मोलर चालकताओं का योग है उसके बराबर होती है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा तब चीजें समझ में आएंगी। देखो यहाँ पर क्या है, जो आपका लैम्बडा एम दर्शा दिया हमने, ठीक है, और जो आपका ऊपर लगा दिया साइन, क्योंकि अनंत की बात हो रही है। तो NaCl इज इक्वल टू लैम्बडा एम माइनस प्लस लैम्बडा एम प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक प्लस लिया एक माइनस लिया, तो हम कह सकते हैं अनंत क्षमता पर किसी वैद्युत अपघटन की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, क्योंकि NaCl में Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो ये धनायनों और ऋणायनों दोनों की मोलर चालकताओं के योग के क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से आपका कोलराउस का नियम होता है। एक बार डेफिनेशन को देखो, कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत क्षमता पर किसी वैद्युत अपघटन की मोलर चालकता उसमें विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई विलयन है, उसमें अपने नमक NaCl डाल दिया, ठीक है, तो जो विलयन की मोलर चालकता है, जो उस विलयन की चालकता होगी वो उस विलयन में उपस्थित है। विलयन में कौन उपस्थित होंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यानी कि धनायनों और ऋणायनों की जो मोलर चालकताओं का जो योग है, धनायनों और ऋणायनों की मोलर जो चालकताओं का योग है वो मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। इसी को हम क्या कहते हैं, कोलराउस का नियम कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका कोलराउस का नियम हो जाता है। और जो आपका कोलराउस का नियम होता है इसका एक नियम का जो अनुप्रयोग है वो पेपर में पूछ लेता है, तो आपको अनुप्रयोग का केवल नाम ध्यान में रखना है, क्या है, वियोजन की गोटी ज्ञात करने में। कौन सी गोटी ज्ञात करने में, वियोजन की गोटी ज्ञात करने में कोलराउस के नियम का उपयोग किया जाता है। तो इस स्लाइड के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, शेल स्थिरांक को समझा, मोलर चालकता को समझा, साथ में तुल्यांक की चालकता को भी समझा और कोलराउस का नियम को पढ़ा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी नियम। जो आपके फैराडे हैं उन्होंने वैद्युत अपघटन से संबंधित दो नियम दिए, एक प्रथम नियम है, एक द्वितीय नियम है। इन दोनों को देखो समझो इस चीज को। जो फैराडे हैं उन्होंने वैद्युत अपघटन, अब वैद्युत अपघटन क्या होता है, यानी कि मान लो कोई एक जलीय विलयन, कोई एक जल है उसमें कोई लवण डाल दिया, कोई भी लवण जैसे NaCl डाल दिया, तो वहां पर क्या होगा, जैसे धारा प्रवाहित कराएंगे तो वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। अपघटन का मतलब क्या होता है, टूट जाना, तो इसी को हम वैद्युत अपघटन कहते हैं, इस क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। और जो पदार्थ यानी कि जो वैद्युत अपघटित हो जाएंगे उस पदार्थ को कहते हैं वैद्युत अपघटय, ठीक है ना, वैद्युत अपघटय का विलयन कहते हैं ना। तो देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, पात्र लिया, इस पात्र में हमने दो क्षरण डाल दी, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। आप एक को कैथोड मान लो, एक को एनोड मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, ठीक है, एक कैसी है, ऋणात्मक है एक धनात्मक है। दो इसमें कैसी है, दो हमने इलेक्ट्रोड ले लिए, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, और इस विलयन की और इसमें हमने क्या भर दिया, वैद्युत अपघटय भर दिया, ठीक है। वैद्युत अपघटय का मतलब इसमें वैद्युत अपघटन की क्रिया होगी, टूट जाएंगे आपस में, ठीक है। वैद्युत अपघटय भर दिया, किसका वैद्युत अपघटय भर दिया, मान लो NaCl का भर दिया, ठीक है, मान लो NaCl का भर दिया। तो अब जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित कराएंगे तो क्या होगा, जो आपका Na पॉजिटिव है वो Na पॉजिटिव में टूट जाएगा, जो Cl है वो आपका Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। और जैसे ही ये टूटेंगे, Na पॉजिटिव अलग Cl नेगेटिव अलग, तो क्या होगा, इसमें पड़ी हुई है तो इलेक्ट्रोड, क्या पड़ी हुई है, इलेक्ट्रोड। जो आपका Na पॉजिटिव है वो आपका ऋणात्मक के इलेक्ट्रोड के पास चला जाएगा, उसकी सतह पर आकर्षित हो जाएगा, और जो आपका Cl नेगेटिव है वो धनात्मक इलेक्ट्रोड के ऊपर सतह पर आ जाएगा ना सतह पर। तो अब समझो क्या होता है, देखो इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघटन के में जो आपका वैद्युत अपघटन हो रहा है, ठीक है ना, वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जो भी आपका इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा होती है, यानी कि इन पर कुछ पदार्थ की मात्रा मुक्त हो रही है। Na पॉजिटिव जा रहा है नेगेटिव के पास, Cl नेगेटिव जा रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास, तो इन पर जो पदार्थ की मात्रा मुक्त हो रही है वो जो आपका विलयन में उपस्थित क्या, विलयन में प्रवाहित धारा के क्या होती है, परिणाम के समानुपाती होती है। परिणाम नहीं है लिखा है, परिमाण के, ठीक है, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, परिणाम नहीं है परिमाण आएगा, क्या आएगा, परिमाण आएगा। तो यानी कि क्या कह सकते हैं, प्रवाहित धारा के परिमाण के क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब क्या बोला मैंने, ये बोला मैंने, देखो इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, यानी कि इस नियम के अनुसार जब वैद्युत अपघटन होगा तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जो भी आपकी इलेक्ट्रोड दे रखी हैं
प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उस विलयन में उपस्थित, किसमें उपस्थित, उस विलयन में उपस्थित जो आपका प्रवाहित धारा की मात्रा का परिमाण है उसके क्या होगी, समानुपाती होगी। यानी कि आप कह सकते हो जो आपका मान लो पदार्थ की मात्रा W है, पदार्थ की मात्रा क्या है, कैपिटल W है, तो जो आपका कैपिटल W है वो समानुपाती होगा आवेश के, ठीक है ना, समानुपाती किसके होगा, Q के। तो आपका कह सकते हो, आप क्या कह सकते हो, कैपिटल W समानुपाती Q, ठीक है ना। और आप इसको क्या कह सकते हो, जो आपका Q है यानी जो नियंत्रक है वो हटाते हैं तो हमें क्या लगाते हैं, सॉरी जो आपका चिन्ह है वो हटाते हैं तो नियंत्रक लगाते हैं, तो W इज इक्वल टू जेड क्यू आप कह सकते हो, ठीक है। और आप जानते हो, क्या जानते हो, आवेश इज इक्वल टू होता है Q इज इक्वल टू आई टी होता है, ठीक है ना। Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी, ये हम जानते हैं, क्या जानते हैं, Q इज इक्वल टू होता है आई टी, ठीक है ना। आवेश बराबर क्या होता है, धारा बटे समय, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q के स्थान पर W इज इक्वल टू जेड आई टी, और यही आपका क्या हो जाता है, फैराडे का पहला नियम हो जाता है, ठीक है ना। इस पहले नियम में हमने क्या समझा कि आपका मान लो कोई वैद्युत जब अपघटन होता है तो जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा है वो विलयन में उपस्थित जो प्रवाहित धारा की मात्रा का जो परिमाण है उसके क्या होती है, समानुपाती होती है। इसका मतलब W इज इक्वल टू जेड आई टी, ये आपका फैराडे का प्रथम नियम है, ठीक है। आपका द्वितीय नियम क्या बोलता है, तो देखो क्या होता है द्वितीय नियम में, इस नियम के अनुसार जब वैद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न वैद्युत अपघटनों में प्रवाहित होती है, यहां पर केवल एक वैद्युत अपघटन था लेकिन यहां पर हम विभिन्न ले लेंगे, ठीक है ना, विभिन्न 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 इलेक्ट्रोड, आप कितने भी ले सकते हो। यहां पर मान लो मैंने 2 लिए, कितने इलेक्ट्रोड लिए, 2 इलेक्ट्रोड लिए, तो हम यहां पर कह सकते हैं एक जो आपका एक पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा W1, दूसरे पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा W2, ठीक है। तो W1 क्या है, समानुपाती है किसके, E1 के, ठीक है। और W2 समानुपाती है किसके, E2 के। तो आपको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, किस प्रकार से, W1 अपॉन में W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन में E2, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हो रही है अब चीजें, ठीक है। यहाँ पर केवल हमने एक वैद्युत अपघटन लिया था, यहाँ पर आप विभिन्न ले लोगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप दो ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, आप यहाँ पर हमने 2 लिए हैं तो आप 2 ले लोगी, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, द्वितीय नियम में, ठीक है। बहुत आसान है, पहला समझ में आ गया, दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। अगला आपका होता है, क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखो अब इस चीज को ध्यान से समझना, क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव को समझने से पहले आपको समझना होगा क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव। तो देखो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जैसे कि मान लो आपका, मान लो जैसे इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, देखो जब किसी धातु की सतह पर, यानी कि जो कोई विलयन है, उसी धातु जो विलयन है, ठीक है ना, मान लो किसी धातु का विलयन, किसी भी चीज का विलयन है, उसी धातु के विलयन में उसी धातु की छड़ को डुबोने पर जो धातु की छड़ पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, उसी विभव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। जैसे कि मान लो जो आपका विलयन है वो है जिंक सल्फेट का, ZnSO4 का, ठीक है। और हमने ZnSO4 का आपका विलयन है और हमने छड़ भी किसकी ले ली, Zn यानी जिंक की ले ली, तो उसी के विलयन में उसी की छड़ को डुबोने पर जो उसकी जो धातु की छड़ होती है उस पर जो विभव उत्पन्न होता है उसको इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और हाँ, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक का मतलब क्या होता है, मान लेना, कुछ कंडीशंस लग जाएंगी। क्या कंडीशन लगेंगी, देखो जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 1 ATM दाब और 1 मोलर सांद्रता, ये 3 चीजें, क्या 3 चीजें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 1 ATM दाब और 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में, उसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में जब डुबाया जाता है तो जो धातु की सतह पर जो उत्पन्न विभव होता है उसी को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कौन सी कंडीशन लग जाती है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब, या फिर इसको कह सकते हो 1 ATM दाब, ठीक है, पर 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है तो धातु तथा विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे कि मान लो आपका ये क्या है, यहाँ पर आपकी 2 छड़ ले ली है जिंक की, ठीक है, और जो आपका विलयन है वो किसका है, ZnSO4 का है, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, ठीक है, 1 ATM दाब और 1 मोलर सांद्रता, ठीक है। ये सारी कंडीशंस ले ली तो क्या डेफिनेशन बनेगी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, एक जो क्या डेफिनेशन बनेगी, जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, ठीक है, 1 मोलर और 1 ATM दाब
पर उसी धातु की छड़ में, उसी विलयन में उसी धातु की छड़ को डुबाया जाता है। जैसे ZnSO4 के विलयन में Zn की या जिंक की धातु को डुबाया जाता है, तो जो धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसको आप किस प्रकार से लिखोगे, तो E इज इक्वल टू होता है E डिग्री क्या, E क्या है तो इलेक्ट्रोड विभव है, और E डिग्री क्या है तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है 2.303 RT अपॉन में NF log 10 1 इंटू में 1 अपॉन में mn माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं तो वो समझ लो। जो आपका E है वो इलेक्ट्रोड, वो आपका क्या है, मान इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रोड विभव है। E डिग्री क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, 2.303 वैल्यू है। और ये R क्या है आपका, तो जो आपका R है वो है गैस नियंत्रक, T क्या है, परमताप है, ठीक है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और आपका F क्या है, फैराडे नियंत्रक है। ठीक है, इस प्रकार से चीजें हैं। अगली चीज आपकी आती है, क्या होता है, नेनस्ट समीकरण। नेनस्ट समीकरण को जब पढ़ोगे तो यहाँ पर दोबारा से चीज आएगी, इसलिए मैंने आपके मानक इलेक्ट्रोड विभव के ठीक नीचे नेनस्ट समीकरण को लिख दिया है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, नेनस्ट एक वैज्ञानिक है, उन्होंने एक समीकरण दिया। क्या समीकरण है, इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के बीच संबंध को बताना वाला, यानी कि जो इलेक्ट्रोड विभव है और जो विलयन का सांद्रण है उनके बीच में एक संबंध है, उस संबंध को बताने वाला एक समीकरण है, उसी को हम क्या कहते हैं, नेनस्ट समीकरण कहते हैं। नेनस्ट के अनुसार किसी ताप पर धातु इलेक्ट्रोडों के विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और विलयन में धातु आयन की सांद्रता के को निम्नलिखित द्वारा दर्शाया जाता है। निम्नलिखित से आप कह सकते हो E इज इक्वल टू E डिग्री माइनस 2.303 RT अपॉन में NF log 10 1 अपॉन mn प्लस। ठीक है, इसी को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, E इज इक्वल टू E डिग्री 0.0591 log 10। हमने RT की वैल्यू रख के उसको सॉल्व कर दिया। क्या प्रोसीजर है, कैसे सॉल्व किया, वो आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, बस आपको क्या करना है, नेनस्ट समीकरण क्या है वो याद रखना है। देखो जो भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज को छाट के लाया जा रहा है। ठीक है, किस प्रकार से समीकरण आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समीकरण क्या है वो ध्यान में रखना है। जो आपका दूसरा वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजों को दर्शाया गया है, सब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा फैराडे का क्या नियम था, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मानक इलेक्ट्रोड विभव, फिर हमने क्या पढ़ा, नेनस्ट समीकरण। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग समझेंगे क्या होती है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, इसके लिए मैंने अलग से चार्ट नहीं बनाया, छोटा सा टॉपिक है, व्हाइट बोर्ड पे आ गया। ठीक है, इसके बाद एक आध टॉपिक और बचता है, इसको कवर कर देंगे और क्या कहते हैं आपकी चीजें, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वन शॉट है ये आपका, वन शॉट पूरा कंप्लीट है आपका वैद्युत, जो आपका वैद्युत रसायन वाला चैप्टर है पूरा कंप्लीट है। ठीक है, इससे बाहर चीजें नहीं जाएंगी, क्योंकि पेपरों को देखा गया है, एनालिसिस करा गया है, चीजों को भरोसा रखने की आवश्यकता है आपको। ठीक है ना, अब देखो अगली चीज क्या आती है आपकी वैद्युत रासायनिक श्रेणी। अब इसमें क्या होता है, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, हमने इससे पहले मानक इलेक्ट्रोड विभव को डिस्कस किया था ना। तो अब समझो, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, यानी कि जो सबसे ऊपर है उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। धातुओं को मानक इलेक्ट्रोड विभव, धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। श्रेणी आप कैसे याद करोगे, तो श्रेणी के लिए मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना दी है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ठीक है ना, श्रेणी याद करने की बहुत आसान ट्रिक बताई है, लेकिन इसमें नहीं बता रहा क्योंकि समय की दिक्कत है और ऊपर से वन शॉट है। ठीक है ना, आपको चीज याद करवानी है, वो तो मतलब है कि एक्स्ट्रा चीज हो जाती है। आपने श्रेणी लिख दी तो नंबर और ज्यादा मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। आप देख सकते हो, आपके पास टाइम है तो आप इस वीडियो को जाके जरूर देखना। अगली चीज क्या श्रेणी है, तो आपको श्रेणी स्क्रीन पर दिख रही होगी। ठीक है ना, जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन से नीचे है, क्या क्या चीजें सब आपको बताऊंगा, आपको दिख रही होगी श्रेणी स्क्रीन पे। ठीक है, अब देखो इसके लक्षण क्या होते हैं। जो आपकी वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, इसके क्या क्या लक्षण है वो आपको समझना आवश्यक है। श्रेणी में जो धातु है हाइड्रोजन से ऊपर है, देखो जो भी धातु हाइड्रोजन से ऊपर है वो क्या होंगी, प्रबल अपचायक होंगी। क्या होंगी, प्रबल अपचायक होंगी। और जो हाइड्रोजन से नीचे होंगी वो कैसी होंगी, दुर्बल अपचायक होंगी। ठीक है ना, जो ऊंचा है वो प्रबल अपचायक है, हाइड्रोजन से ऊंचा है, और जो हाइड्रोजन या H से नीचा है वो कैसा है, दुर्बल अपचायक है। ये कैसा लक्षण है, पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण हो जाता है श्रेणी में धातुओं की अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे आने पर, जैसे कि ऊपर से नीचे आते जाओ तो जो अपचायक क्षमता है धातुओं की वो क्या होगी, घटेगी, जबकि जो ऑक्सीकारक क्षमता होगी वो बढ़ेगी। ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, दो लक्षण है। अब इसके उपयोग क्या है, तो जो आपकी वैद्युत रासायनिक श्रेणी है तो धातुओं की सक्रियता ज्ञात करने में। अब कौन धातु
धातु कितनी सक्रिय है, कौन कितनी एक्टिव है, ये ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है, आपकी वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग किया जाता है। अगली चीज होती है ऑक्सीकारक और अपचायक क्षमता। जैसा कि मैंने आपको बताया, धातुओं की अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे आने पर घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है। तो ये क्या है, इनकी ऑक्सीकारक और अपचायक क्षमता ज्ञात करने में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है किसका, वैद्युत रासायनिक श्रेणी का। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि हमने वैद्युत रासायनिक श्रेणी को कवर कर दिया है, इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए समझते हैं क्या होता है ईंधन सेल। ईंधन सेल जो है ये पिछले कुछ सालों से ही आपके सिलेबस के अंदर ऐड हुआ है। ठीक है, तो देखो ईंधन सेल क्या होता है, ऐसे गैल्वेनिक सेल जिसमें H2CH4 C2H6 CH3OH आदि ईंधनों को दहन करके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बिल्कुल सीधी सटीक भाषा में समझो, ऐसा गैल्वेनिक सेल, ईंधन सेल क्या है, ऐसा गैल्वेनिक सेल जिसमें क्या किया जाता है, ईंधनों को दहन करके जो आपकी विद्युत ऊर्जा है उसमें परिवर्तित किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, ईंधन सेल कहते हैं। यानी कि जो आपके ईंधन है उनको क्या कर दिया, दहन कर दिया, यानी कि जलाया, दहन करा, दहन करके उनको किसमें बदल दिया, विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। इसी को हमने क्या कह दिया, ईंधन सेल कह दिया। आपको साइड से ईंधन सेल का डायग्राम दिख रहा होगा। अगर आपके पेपर में लॉन्ग में आए तो आपको यही डायग्राम बना के आना है। ठीक है, पूरे टाइम आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा नीचे। ठीक है, इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो इस वन शॉट के अंदर सारे इंपॉर्टेंट, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, जो आप छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आपको करना ही करना है। ठीक है, वन शॉट ही इसलिए बनाया गया है। इस वन शॉट में हर एक चीज मतलब डिटेल में तो आप नहीं कह सकते, लेकिन डिटेल में मैंने पढ़ाने का पूरा प्रयास किया है जितना हो सकता है, क्योंकि वन शॉट है, कम समय में कंप्लीट करना है, चीजों को रिवाइज करते हुए चलना है, आसान बनाना है चीजों को। ठीक है, वरना अगर आप डिटेल में हर एक चीज पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार की गई है, केमिस्ट्री की हो, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे बायोलॉजी की हो, आप वहां से जाके देख सकते हो। वरना वन शॉट आपने देख लिया है, नो टेंशन, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा, चीजों की पर रिसर्च है, ऐसे ही कोई चीज नहीं कही गई। ठीक है, तो देखो अब इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी जो बनावट है वो कैसी होती है। इसमें छिद्रित कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो कार्बन के होते हैं, छिद्रित होते हैं। ठीक है, जिनमें प्लेटिनम का महीन चूड़ होता है। जो छिद्रित होते हैं ना, उसके अंदर जो प्लेटिनम यानी कि पीटी, जो प्लेटिनम का महीन चूड़ भरा होता है। ठीक है ना। अगली चीज, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच वैद्युत अपघटय भरा होता है, यानी कि जो आपके दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच में क्या भरा हुआ है, वैद्युत अपघटय भरा हुआ है। और इसके उपयोग क्या है, तो इसके उपयोग कहां पर होते हैं, उपयोग होते हैं दूरदर्शन प्रसारण केंद्रों में और अंतरिक्ष यानों में, दूरदर्शन प्रसारण केंद्रों में। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, आपके पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने करवा दिया है। तो यहां पर आकर क्या होता है, आपका जो वैद्युत रसायन चैप्टर होता है समाप्त हो जाता है। जिस किसी ने भी इस क्लास को यहां तक देखा है, वास्तव में वो सीरियस है, उसके नंबर अच्छे बनने की गारंटी यहीं से हो जाती है, क्योंकि उसने क्लास को यहां तक देख लिया है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, आपने बीच में इन चीजों का स्क्रीनशॉट लिया होगा। मैंने जानबूझ के चार्ट को थोड़ा साइड से लगाया, ठीक है, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। व्हाइट बोर्ड का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी इन सब के आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ, मैं आपको नोट्स भी इन सब के जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा, और बहुत ही बढ़िया एकदम प्योर क्रीमी नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में, नए टॉपिक के साथ में। जिस प्रकार से क्लासेस चल रही हैं, चलती रहेंगी, लेकिन अगले संडे को आपको दोबारा से एक और वन शॉट देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग रसायन बलगतिकी वाले चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना। अगर आपने इससे पहला वन शॉट नहीं देखा है बिलियन वाला, तो आप जाकर देख सकते हो, उसमें हमने बिलियन चैप्टर को पूरा कंप्लीट करा है, जिस प्रकार से ये कंप्लीट करा है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।